नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं आज गोंडवाना रियासत के बारे में। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने जाना था कि इसके संस्थापक कौन है, स्थापना कैसी की गोंड रियासत की, और बाद में कौन कौन शासक रहे हैं, शासन का क्षेत्र कौन सा रहा है, इनके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने का हमने प्रयास किया। इसके बाद में सेकेंड पार्ट में हमने रानी दुर्गावती को जाना, उनके बारे में जो फैक्ट हैं उनको पढ़ा, मुख्य परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है उसको डिस्कस किया। इसके बाद ये पार्ट 3 है, इसमें हम जानेंगे रानी दुर्गावती के बाद में कौन कौन शासक रहे हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। वहां से कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है मैं इसमें, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना है, हो सके तो नोट्स भी आपको मेंटेन करते चलना है। चलिए, जो टॉपिक है आपका, इसका संबंध आपके एमपीपीएससी मेंस के मुख्य परीक्षा के पेपर 1 के पार्ट 1 पार्ट ए का यूनिट 5 से इसका संबंध है। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, ठीक, तो उसमें से हम जो पढ़ रहे हैं वो है गोंडवाना रियासत। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी एप्लीकेशन है आरंभ क्लासेस बाय नमन परसाई। वहां पर आपको मिलेगा करंट अफेयर्स डेली डाइजेस्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी काम की एप्लीकेशन है, तो उसको इसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। टाइम बर्बाद किए बिना उसे इंस्टॉल करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। और उत्तरकालीन गौड़ शासक यानी रानी दुर्गावती के बाद में मुगल, रानी दुर्गावती के समय मुगल सैनिकों ने आक्रमण किया, आसफ खान ने आक्रमण किया, और उसके बाद से गोंडवाना रियासत पर मुगलों का आधिपत्य हो गया, उनका अधिकार हो गया। बात क्लियर है। इसके बाद जो शासक हुए उन्होंने मुगलों के अधीन रहकर कार्य किया, ठीक। तो हम शुरुआत से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन शासक रहे हैं, इसके बाद कौन से शासक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए, सबसे पहले जो इसके संस्थापक हम कर चुके हैं वो थे आपके यादव राय, इसके संस्थापक थे यादव राय। 1328 और 1440 के मध्य में स्थापना हुई है। इसके बाद आते हैं खरजी, फिर आते हैं गोरक्षदास, ठीक। इसके बाद आते हैं सुखनदास, ठीक। फिर आते हैं अर्जुन दास, ठीक। इसके बाद आते हैं आम्हड़ दास। क्या बोलते हैं? आम्हड़ दास। अच्छा, इन्हें ही संग्राम शाह कहा गया है, इसमें का आप कंफ्यूज नहीं होना, इन्हें संग्राम शाह कहा गया है। नाम इनका आम्हड़ दास है, इनकी उपाधि है संग्राम शाह, या इन्हें संग्राम सिंह भी कहा गया है। बात क्लियर है। इसके बाद आते हैं अगले, जो आम्हड़ शाह है, आम्हड़ दास है, इनके बाद आते हैं दलपत शाह, इनके बेटे हैं दलपत शाह। इनके दो बेटे होते हैं, दलपत शाह और चंद्र शाह। दलपत शाह के बाद में इनकी पत्नी रानी दुर्गावती शासन करती हैं अपने बेटे यानी वीर नारायण के स्थान पर, ठीक है ना। दलपत शाह के बाद में इनके जो बेटे उनको शासन करना था, चूंकि उनकी एज कम थी तो उनकी रानी, उनकी जो वाइफ है रानी दुर्गावती ने शासन किया, तो दलपत शाह के बाद आती है रानी दुर्गावती। बात क्लियर है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं, रानी दुर्गावती तक डिस्कस कर चुके हैं। इनके बारे में लेक्चर 2 में हमने इसको डिस्कस किया था कि जो रानी दुर्गावती हैं इनके बारे में जाना था और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है उसको डिस्कस किया था। अब रानी दुर्गावती के बाद कौन आते हैं? तो जो रानी दुर्गावती, इनके बाद में दलपत शाह के भाई चंद्र शाह आते हैं। कौन आते हैं? चंद्र शाह, ठीक है। इसके बाद में इनके पुत्र आते हैं मधुकर शाह, मधुकर शाह। फिर आते हैं प्रेम शाह या प्रेम नारायण, जो भी आप कह लें, दो नाम इनके हैं, प्रेम शाह या प्रेम नारायण। इसके बाद में आते हैं हृदय शाह। क्या आते हैं? हृदय शाह। फिर आते हैं छत्र शाह। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे, देखिए लेक्चर 1 में हमने जो आपका टॉपिक, आपका जो पार्ट 1 है, तो उसमें हमने यादव राय से लेकर जो आपके सुखन दास, यादव राय से लेकर हमने
जो आपके दलपत शाह हैं तक पढ़ लिया था। और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था रानी दुर्गावती के बारे में। जो पार्ट 3 है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रानी दुर्गावती के बारे में, चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह और हृदय शाह के बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। ठीक, तो इतना आज हम पढ़ेंगे। बात क्लियर है? चलिए इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई शासन कहाँ किया, उस समय कौन कौन शासक रहे हैं, कौन से आक्रमण हुए हैं, स्थापत्य कला और उसके बाद साहित्य, सारी बात डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक, तो आपके जो रानी दुर्गावती हैं उनके बाद में दलपत शाह के छोटे भाई यानी चंद्र शाह ने शासन किया 1564 से लेकर 1576, लगभग 12 साल शासन किया है। इन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया क्योंकि रानी दुर्गावती के समय आसफ खान ने आक्रमण किया था। उसके बाद से जो आपका गौंड रियासत है ये बेसिकली मुगल के अधीन हो गए थे। तो इन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया और शासक बन गए। इसके बाद इन्होंने मुगलों को 10 गढ़ भी सौंपे। कौन कौन से? रायसेन, करूबा, उसके बाद कुरवाई, भोपाल, मोरासी और गुन्नौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकड़ाई। ये 10 गढ़ हैं, इनको सौंपे थे किसने? चंद्र शाह ने मुगलों को। बात कर रहे हैं। इसके बाद इनको 2 पुत्र होते हैं, मधुकर शाह और मदन शाह। तो बाद में मधुकर शाह ने 1576 में अपने पिता हृदय शाह और मदन शाह की हत्या कर दी और उसके बाद में शासक बन गया, गद्दी पर बैठ गया। ठीक, चलिए इसके बाद जो मधुकर शाह है इनकी बात की जाए तो मधुकर शाह जो है अपने काफ़ी मुगलों के प्रति काफ़ी ईमानदार था। तो मुगल प्रशासन की कृतज्ञता प्रकट करने वाला ये पहला गौड़ शासक था जो उनके दरबार गया था। बात क्लियर है? जो मधुकर शाह है ये मुगलों की कृतज्ञता प्रकट करने मुगल दरबार जाने वाला पहला गौड़ शासक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, और इसके बाद में इन्होंने जो मधुकर शाह है इसने बघेलखंड के कुछ क्षेत्र में कब्जा किया। तो इसे पहला बघेली और इसे प्रथम गोंड बघेली संघर्ष कहा गया। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्री में कि मधुकर शाह या किसके समय, किस शासक के समय प्रथम गोंड बघेली संघर्ष हुआ, ये किसने बघेलखंड के कुछ क्षेत्रों में आक्रमण कर वहां पर कब्जा किया। ठीक, ये आपको जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा है वहां क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम गोंड बघेली संघर्ष का संबंध किससे है, या इसको डिफाइन करें 3 वर्ड में। बात क्लियर है? तो आपके पास काफी वर्ड्स हैं कि इनका संघर्ष हुआ था, किसके मध्य हुआ था और इसमें किसके कार्यकाल में ये हुआ था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम बघेली संघर्ष, मधुकर शाह। इसके बाद आते हैं प्रेम शाह, या इनको प्रेम नारायण भी कहा गया। इनका शासनकाल था 1586 से लेकर 1627 तक, लगभग 40 ईयर इन्होंने शासन किया, काफी लंबा समय था। तो जो प्रेम शाह है या प्रेम नारायण शाह है, इन्होंने उपाधि ली थी। उपाधि किसकी ली? महाराजधिराज। ठीक है, गलत लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये ऐसा है, महाराजधिराज की उपाधि इन्होंने धारण करी। अब ये जो उपाधि इन्होंने धारण करी इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो जबलपुर के आमोदा सती लेख में इसका उल्लेख है। इसमें उल्लेख है कि जो प्रेम शाह है इन्होंने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। बात क्लियर है? इसके बाद इन्होंने आमोदा का जो शासक था कृष्ण राय भी इसके अधीन था। बात क्लियर है? इसके बाद आक्रमण की बात करें तो इनके समय ओरछा के बुंदेला शासक जुझार सिंह ने इनके चौरागढ़ पर आक्रमण किया था। ठीक, जो प्रेम शाह है इनके कार्यकाल में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने चौरागढ़ पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में प्रेम शाह की मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर है? और इसका उल्लेख जो है वो बादशाह नामा में किया गया है। ये जो शाहजहां के समय का ग्रंथ है। तो जुझार सिंह के आक्रमण में बुंदेला शासक जुझार सिंह के आक्रमण में प्रेम शाह की हत्या की गई, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो मुगल सेना से डर के जब इस आक्रमण की जानकारी शाहजहां को मालूम पड़ती है, जो शाहजहां उस समय शासक थे, तो जब शाहजहां को उसकी जानकारी मिलती है तो उन्होंने बोला, औरंगजेब से बोला
तो उन्होंने औरंगजेब को खबर की कि भैया ऐसी ऐसी बात है, वहाँ आक्रमण हुआ है, आप जाइए अपनी सेना भेजिए। तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी और जैसे ही जुझार सिंह को इस बात का मालूम पड़ा कि सेना आ रही है तो तुरंत वहाँ से भाग गया। और कहाँ भागा? ये भाग गया जहाँ इसने आक्रमण किया था, ये भागा चौरागढ़ के जंगल में। जब इसे मालूम पड़ा कि मुगल सेना यहाँ पर आने वाली है, आक्रमण करने वाली है, तो जुझार सिंह चौरागढ़ के जंगल में भाग गया। और जैसे ही गोंड शासकों को या गोंडों को मालूम पड़ा कि जिसने हमारे चौरागढ़ पर आक्रमण किया था, यानी जुझार सिंह हमारे क्षेत्र में वापस आ रहा है, तो गोंडों ने इसको पकड़कर इसकी हत्या कर दी। ठीक, तो पूरा क्रम आप समझ में आपको आ रहा है। प्रेम शाह की हत्या करता है जुझार सिंह। इसके बाद में जब शाहजहां को मालूम पड़ता है तो औरंगजेब यहाँ पर सेना भेजते हैं। जुझार सिंह सेना से डरकर चौरागढ़ भाग जाता है और चौरागढ़ में गोंडों को जब मालूम पड़ता है तो वो जुझार सिंह को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से होता है। अब देखिए, जो प्रेम शाह है, प्रेम शाह ने लगभग 40 वर्ष शासन किया है। तो इन्होंने किस प्रकार शासन किया उसके बारे में कुछ देखते हैं। प्रेम प्रशासक के रूप में प्रेम शाह, यानी आपसे कभी क्वेश्चन आ गया कि प्रशासक के रूप में प्रेम शाह को लिखिए या इसकी व्याख्या करिए, तो आपके सामने कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। जैसे जो प्रेम शाह है, इन्होंने 40 वर्षों तक गढ़ा पर शासन किया तथा अपने राज्य को सुरक्षित रखा किसी भी आक्रमणकारियों से। इसके बाद उसने न केवल मुगल बादशाह की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने राज्य में शांति भी स्थापित की या बनाए रखी। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उसने केवल मुगल बादशाह की कृपा प्राप्त नहीं की बल्कि अपने राज्य में शांति भी बनाए रखी, इसका जो वर्णन है वो तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर ने प्रेम शाह का वर्णन करते हुए 7 हाथी उपहार स्वरूप भेंट करने का उल्लेख किया है। यानी इससे मालूम पड़ता है कि उसके मुगलों से किस प्रकार के संबंध रहे होंगे, काफी अच्छे संबंध रहे होंगे। दरबार में काफी विद्वान थे, इससे मालूम पड़ता है कि ये विद्वानों को इससे मालूम पड़ता है कि इसका विद्वानों के प्रति काफी सम्मान था, उन्होंने काफी आश्रय दिया उनको। तो इनके दरबार में 2 विद्वान थे जो काफी फेमस थे, विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी। 2 विद्वान काफी फेमस थे दरबार में। कभी क्वेश्चन आपको प्री में आ गया कि गंगाधर वाजपेयी और विष्णु दीक्षित किसके दरबारी थे, तो आंसर क्या होगा आपका? प्रेम शाह या प्रेम नारायण। बात क्लियर है? चलिए, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? 40 वर्षों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा, इन्होंने मुगलों से अच्छे संबंध रखे, अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करी और अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया, विष्णु दीक्षित और गंगाधर वाजपेयी। और 5वां आपको पॉइंट होगा कि धार्मिक एवं सहिष्णुता, ये जो प्रेम शाह है ये धार्मिक और सहिष्णु शासक था। ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? तो भैया गणेश नृप वर्णनम अभिलेख में उसे परम वैष्णव और धार्मिक कहा गया है। ठीक, तो हम जो कह रहे हैं आपसे कि धार्मिक था, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है गणेश नृप वर्णनम अभिलेख में इसे परम वैष्णव और इसे धार्मिक कहा गया है। आपको साइड में इसको कोट करना है कि जो आप लिख रहे हो इसका आधार क्या है। बाजू में आपको बॉक्स बनाना है, उसमें आपको लिखना है कि जो आपने सेंटेंस लिखा है कि वो धार्मिक था, वो सहिष्णु था, तो आपको बाजू में लिखना है सोर्स है आपका गणेश नृप वर्णनम, ये आपका सोर्स है। आपको बाजू में बॉक्स बनाकर लिखना है ताकि आपको जो मेंस का आंसर है काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव हो पाए। ठीक, इतना पर्याप्त है। चलिए, इसके बाद आता है हृदय शाह। इसके बाद आते हैं हृदय शाह। ठीक है, अब देखिए, ये जो हृदय शाह है ये बेसिकली प्रेम शाह के पुत्र हैं। ठीक, जो हृदय शाह है आपकी बेसिकली प्रेम शाह के पुत्र है। अब जुझार सिंह बुंदेला के जो भाई हैं जिनका नाम था पृथ्वी सिंह बुंदेला, इसने क्या किया? इसने मुगलों से बातचीत की और उनका समर्थन प्राप्त कर लिया। जो जुझार सिंह है इसने आक्रमण किया, इसके बाद में इसका जो भाई हुआ पृथ्वी सिंह बुंदेला, इसने मुगलों से बातचीत की, उनका समर्थन प्राप्त किया और उसके बाद में चौरागढ़ पर इसने अधिकार प्राप्त कर लिया। बात क्लियर है? और जब इस बात का पता हृदय शाह को मालूम पड़ा तो वो रीवा भाग गया। तो वो रीवा के जो शासक थे अनूप सिंह, तो ये जो रीवा के शासक हैं अनूप सिंह, उनके पास चला गया। देखिए, जो आपका ये जैसा आपका एमपी वाला पार्ट है, इसमें ये आपका क्षेत्र है, ये आपकी गोंडवाना रियासत है। ठीक है, ये आपकी जो है
गोंडवाना रियासत है, तो इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर था रीवा, तो यहाँ से इसके अच्छे संबंध थे, किसके? गोंडों के। तो जब हृदय शाह को मालूम पड़ा कि भाई जो बुंदेला शासक है इनका इन्हें समर्थन प्राप्त हो चुका है मुगलों का, तब ये गए रीवा चले गए ये, और रीवा में उस समय शासक थे अनूप सिंह। ठीक, तो जब ये वहां गए तो इनके साथ में जो अनूप सिंह हैं, तो अनूप सिंह ने इनका समर्थन किया और इनको शरण दी। बात क्लियर है? तो हृदय शाह ने रीवा के शासक अनूप सिंह के यहाँ पर शरण लिया। बात क्लियर हो गई आपको? उसके बाद में पहाड़ सिंह, ये भी इनके भाई थे, किसके? पृथ्वी सिंह के। तो पहाड़ सिंह बुंदेला, जब इसको मालूम पड़ा कि भैया जो हृदय शाह है ये रीवा चला गया है, तब इसने वहां आक्रमण कर दिया। पहाड़ सिंह बुंदेला ने रीवा पर आक्रमण किया और वहां लूटमार करी, क्योंकि उसको मालूम पड़ चुका था कि जो हृदय शाह है यहाँ पर भाग चुका है, यहाँ पर इसने शरण ली है। तो हृदय शाह और अनूप सिंह के निकटतम त्योंथर के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। जब पहाड़ सिंह ने रीवा पर आक्रमण किया, वहां पर लूटमार करी, तो यहां पर हृदय शाह और अनूप सिंह दोनों भाग गए। कहां भाग गए? ये भाग गए रीवा के पास में एक जंगल है त्योंथर का, एक क्षेत्र है त्योंथर, तो वहां पे जंगल हुआ करता था पहले। ठीक, तो रीवा के पास में एक क्षेत्र है त्योंथर, ये वहां भाग गए। और जब ये वहां भाग गए तो त्योंथर के जंगल में भाग गए। जब ये भाग गए तो उनको ये बात का एहसास हुआ कि जो चौरागढ़ है ये हमारे हाथ से जा चुका है, अब राजधानी परिवर्तन करने का समय आ चुका है। ठीक, तो आप बात को समझ पा रहे हैं कि जो पहाड़ सिंह ने आक्रमण किया रीवा पर, ये दोनों भाग गए त्योंथर के जो जंगल में भाग गए, रीवा के निकट त्योंथर के जंगल में भाग गए। इसके बाद जो हृदय शाह है इसको एहसास हुआ कि अब राजधानी परिवर्तन करने का समय आ चुका है, तो उसने उसके बाद में अपनी राजधानी चौरागढ़ से हटाकर रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। जो रामनगर है ये बेसिकली मंडला के निकट आता है, मंडला के पास में आता है रामनगर। तो हृदय शाह ने, क्वेश्चन आता है कि राजधानी किसने चेंज की है, तो हृदय शाह ने चौरागढ़ से राजधानी को चेंज किया रामनगर। बात क्लियर है? चलिए ठीक, तो आक्रमण किसने कब किया आपको क्लियर हो गया आपको। इसके बाद में इनको दो पुत्र होते हैं, छत्र शाह और हरि सिंह। ठीक, चलिए अब देखें जो हृदय शाह है, अगर इनके बारे में आ गया कि इनके बारे में इनकी व्याख्या करें कि जो हृदय शाह है किस प्रकार के शासक रहे थे, तो इनके बारे में आंसर देखिए आपके सामने है। अगर आपको जो आपके हृदय शाह है इनके बारे में आपको क्वेश्चन आ गया मुख्य परीक्षा में, तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा कि जो हृदय शाह हैं ये कुशल गायक थे। पहला पॉइंट, ये कला एवं विद्वानों का आश्रयदाता थे, यानी इन्होंने अपने दरबार में कलाकारों और विद्वानों को आश्रय दिया। इससे ये प्रूफ होता है कि ये काफ़ी विद्वानों का सम्मान करते थे। इनके दरबार में 2 से 3 विद्वान काफ़ी फेमस हुए थे। तो इनके दरबार में कमला दत्त ठाकुर और विष्णु दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित जैसे विद्वान निवास करते थे। यह बात आपको क्लियर है। इसके बाद स्वयं संगीत के 2 ग्रंथ लिखे हैं। इससे यह प्रूफ होता है कि साहित्य के प्रति इनका काफ़ी रुचि थी इनकी। ठीक, तो कुशल गायक थे, कला और विद्वानों का उन्होंने आश्रय दिया। और इसके बाद में इन्होंने संगीत के 2 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन से? हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। अब देखिए क्वेश्चन आपको बनेगा मुख्य परीक्षा में कि भैया हृदय कौतुक या हृदय प्रकाश ये किसकी रचना है? तो आपका आंसर क्या होगा? हृदय शाह की रचना है ये। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपसे। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि भैया कमला दत्त ठाकुर, विष्णु दीक्षित और वैद्यनाथ दीक्षित जो है किसके दरबार में थे। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि जो हृदय शाह है ये कला और विद्वानों के समर्थक थे, को सम्मान दिया। इसको प्रूफ करिए, इसको डिफाइन करिए आप। तो आपको बताना पड़ेगा कि इनके दरबार में 3 विद्वान थे। इस प्रकार से ये प्रूफ होता है कि भैया ये काफ़ी विद्वानों के समर्थन करते थे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके दरबार में जो हृदय शाह है, इनके दरबार में इनके समय, या इसको ऐसा बोले कि हृदय शाह कालीन स्थापत्य कार्य, इन्होंने अपने समय कौन कौन से स्थापत्य कार्य किए हैं, कौन कौन से निर्माण कार्य किए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चूंकि इनकी राजधानी
चौरागढ़ से हटकर रामनगर हो चुकी थी, तो रामनगर में इन्होंने काफ़ी स्थापत्य कार्य किए हैं, काफ़ी निर्माण कार्य किए हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, पहला मोती महल है, इन्होंने मोती महल का निर्माण करवाया। इसके बाद अगला आपके सामने है, इसके बाद अगला है बघेलिन महल, रानी महल या इसको बेगम महल भी कहा गया है। अगला है राय भगत की कोठी, फिर है दल बादल महल, अगला है काला पहाड़, फिर आपका है विष्णु मंदिर। चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। देखिए सबसे पहले आपके सामने मोती महल रखिए, मोती महल देखिए। तो जो मोती महल इसके बारे में कहा गया है, कभी आपसे क्वेश्चन बनता है प्री में, तो उसको आप क्या करेंगे, बहुत सारे पॉइंट है आपके सामने। पहला आपके सामने पॉइंट है कि इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण किसने करवाया, तो भैया इसका निर्माण तो हृदय शाह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक, ये कैसा है, तो ये भैया आयताकार पद्धति में निर्मित 3 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला महलिया इमारत है। बात क्लियर है। ठीक, अब देखें जरा इसमें, अब इसमें नक्काशी का कार्य, इसमें जो दीवारों पर, इसकी दीवारों पर नक्काशी, इसके दीवारों पर नक्काशी का कार्य भी किया गया है, नक्काशी की गई है, यानी इस पर जो उभेरा गया है, इसको दीवार पर जो ना आकृति बनती है उभेर कर, उसको बोलते हैं नक्काशी। तो इसके दीवारों पर नक्काशी का कार्य भी किया गया है। अब नक्काशी में क्या है, इसमें यादव राय जो संस्थापक थे, तो यादव राय से लेकर हृदय शाह तक की पूरी वंशावली इसमें डिफाइन, इसमें उल्लेखित की गई है। ठीक, तो इसका निर्माण किसने करवाया, और इसके बाद में इसका जो आकृति कैसी है, तो आयताकार पद्धति में निर्मित ये 3 मंजिला इमारत है, महल है। इसके दीवारों पर नक्काशाही की गई है, इसके दीवारों पर नक्काशाही की गई है, जिसमें यादव राय से लेकर हृदय शाह तक की वंशावली इसमें दी गई है। बात क्लियर है। आप देखें क्या होगा अपनी बैठ, इसके बाद में इसके अंदर, इसके केंद्र में, इसके आंगन में एक स्नानागार है, एक कुंड बना हुआ है जो बेसिकली स्नानागार के रूप में था, एक कुंड है जो बेसिकली स्नानागार के रूप में इसका यूज होता था। देखें, ठीक, ये आपका मोती महल। इसके बाद तो इसका सेंटर में देखो आप, इसके सेंटर में यहाँ देखो, यहाँ पर एक स्नानागार, कुंड है, तो ये बेसिकली स्नान के रूप में इसका उपयोग किया जाता होगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला आपके सामने है बघेलिन महल, रानी महल या इसको बेगम महल भी कहा गया है। अब इसके बारे में देखें, ये जो महल है इसका निर्माण की बात आप जानते हैं, तो इसका निर्माण जो है हृदय शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसके लिए, अपनी रानी चिमनी रानी के लिए इसका निर्माण करवाया गया। ठीक, तो चिमनी रानी जो उनकी वाइफ थी, चिमनी रानी के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इस जो आपका ये कैंपस है, इसके बाद में जो आपका जो महल है, इसके बाजू, इसके बाहर, इसके मतलब इस महल के बाहर एक कुंड का निर्माण भी किया गया है, एक कुंड का निर्माण भी किया गया है। ये जो मोती, जो आपका बघेलिन महल है, ये आपका जो रानी का महल है, ये बेसिकली मुगल शैली में बना हुआ है, ये मुगल शैली में बना हुआ है, क्योंकि जो चिमनी रानी है इसका संबंध था मुगलों से, ये बेसिकली मुगल से आती है, तो इनका संबंध था मुगलों से। तो जो ये जो रानी का महल है, इसका संबंध भी, जो रानी का महल है ये भी मुगल शैली में बना हुआ है। बात क्लियर है। ये जो महल है आपका, ये भी मुगल शैली में बना हुआ है। बात क्लियर है। चले इसके बाद देखें, ठीक है, तो आपका जो ये रानी का महल है, अब देखिए एक बात समझें, जो बघेलिन महल है इसे रानी का महल कहते हैं, और जो मोती महल है इसे राजा का महल कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो मोती महल है इसे राजा का महल कहते हैं, और जो आपका बघेलिन महल है इसे रानी का महल कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला आपका है राय भगत की कोठी। इनके दीवान थे राय भगत, तो उनके लिए ही इसका निर्माण किया गया है। इसका उपयोग क्या था, तो ये राज दरबार के लिए इसका उपयोग किया गया, राज दरबार के लिए इसका प्रयोग किया गया। ठीक, चलिए इसकी सबकी लोकेशन रामनगर है, सबकी लोकेशन मंडला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी हम पढ़ रहे हैं सबकी लोकेशन है मंडला, रामनगर। देखिए अब अगला आपके सामने दल बादल महल। ये जो दल बादल महल है इसका जो निर्माण था
उसका उद्देश्य था, इसका निर्माण बेसिकली इनके सैनिक और सेनापतियों के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक, सैनिक और सेनापतियों के लिए इसका निर्माण किया गया। अब एक बात समझें आप कि जो आपका मोती महल है और यहां पर साइड में था आपका बघेलिन महल, मतलब ये यहां पे नहीं है, इसको समझे ऐसे, देखो अब कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो आपका मोती महल है उसके पास में है आपका बघेलिन महल या रानी का महल, इनके बीच में है, इनके बीच में आता है दल बादल महल। बात क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में आता है दल बादल महल। ठीक, चलिए अब देखें, इसके बाद अगला है विष्णु मंदिर। जो इसका निर्माण किसने करवाया? तो भैया इसका निर्माण देखो आप, इसका जो निर्माण है, जो इसका निर्माण की बात करें अपन, तो इनकी रानी सुंदरी देवी जो हृदय शाह इनकी जो वाइफ थी सुंदरी देवी, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक, और इसमें क्या है? इसमें शिव, पार्वती, गणेश ETC की इसमें मूर्ति स्थापित की गई है। बात क्लियर है? तो बेसिकली जो विष्णु मंदिर है, तो सुंदरी देवी ने, जो उनकी वाइफ है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति इसमें स्थापित की गई है। ठीक है, अब देखिए, अब बचा आपका काला पत्थर। तो आपका जो काला पत्थर की बात की जाए, तो जो काला पहाड़ है, तो जो काला पहाड़ इसकी बात की जाए, तो भैया देखो जो आपके महलों का निर्माण किया गया उसके लिए जो पत्थर है, जो महलों का निर्माण किया गया उसके लिए जो पत्थर लाए गए थे, पत्थर ये बाहर से आए थे, बाहर से मंगाए गए थे। तो जब उन पत्थरों का उपयोग हो गया और जो बचे हुए पत्थर थे, यानी जब पत्थरों जो बाहर से आए थे उनका उपयोग हो गया, सारे महल बन गए। इसके बाद में जो बचे हुए पत्थर थे, तो उन क्षेत्रों को बोला गया काला पहाड़। क्या बोला गया? काला पहाड़। क्या बोला गया? काला पहाड़। ठीक, बात क्लियर है? चल, अब देखो अंत में आपका क्वेश्चन बनेगा कि भैया राज्य के उत्थान कर्ता के रूप में जो हृदय शाह है उनको डिफाइन करिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि राज्य के उत्थानकर्ता के रूप में हृदय शाह की व्याख्या करें या उनको डिफाइन करें। तो आपके सामने 5 पॉइंट बन सकते हैं, 4 से 5 पॉइंट। कह रहा कैसे बनेंगे कि इन्होंने अपने राज्य के उत्थान के लिए अपने कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया कि इन्होंने बाहर से कुशल श्रमिकों को लाकर यहाँ पर बसाने का कार्य किया। देखो यानी क्या किया? कुशल श्रमिकों को बाहर से लाकर यहाँ पर बसाया। क्यों? उसका कारण क्या था? गढ़ा में बहुसंख्यक थे, जो गढ़ा में बहुसंख्यक आबादी थी गौंडों की। ठीक, गढ़ा में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो थी गौंडों की। ठीक, और जो गौंड थे वो कृषि, कला और शिल्प, इन तीनों में ही ये अनस्किल्ड थे। क्या लिखा इसमें? गढ़ा में बहुसंख्यक आबादी गौंडों की थी जो कृषि में भी अच्छे नहीं थे, ना ही कला और शिल्प में, जबकि राज्य की उन्नति कृषि पर निर्भर थी। अब राज्य की उन्नति कृषि पर निर्भर है और जो वहाँ के निवासी हैं यानी गौंड, उनको कृषि नहीं आती, ना उन्हें वहाँ का ना उन्हें कृषि आती, ना उनको कला आती, ना उनको शिल्प आता है। तो ऐसे में विकास कैसे होगा? तो जो हृदय शाह है इन्होंने सबसे अच्छा काम किया, जो बाहर के जो श्रमिक हैं जिन्हें खेती भी आती है उनको बाहर से लेकर आए और उनसे खेती सीखी और यहाँ पर उसको अप्लाई किया। अब चूंकि जब बाहर से श्रमिक यहाँ पर आए तो उससे क्या लाभ हुआ? जब बाहर से कुशल श्रमिक को लाने से क्या यहाँ पर फायदा हुआ? क्या इससे परिवर्तन हुआ? इससे ये परिवर्तन हुआ कि ना केवल राज्य की उन्नति से हुई क्योंकि कृषि का विकास चालू हो गया, और अपितु गौंडों ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार किया। जब बाहर के श्रमिक यहाँ पर आए तो उन्होंने इन्हें कृषि सिखाई कि कृषि कैसे होती है,
इसमें विकास कैसे संभव है, और जब ये सीख गए तो राज्य की उन्नति अपने आप होना चालू हो गई। और इससे गोंडों ने इस व्यवस्था को अपना लिया। क्यों? क्योंकि उनको इससे लाभ हो रहा था। सिंपल सी बात है। तो बाहर से कुशल श्रमिक आए, उनसे गोंडों ने कृषि सीखी और राज्य की उन्नति होना स्टार्ट हो गया। और इस व्यवस्था को देखकर जब गोंडों को लगा कि इससे हमें लाभ हो रहा है तो उन्होंने भी इस व्यवस्था को अपना लिया। बात क्लियर है। इसके बाद मंडला में महोबा से बुलाकर पंसारियों को बसाया। जो पंसारी है कौन होते हैं? ये पान को उगाने वालों को बोलते हैं पंसारी। ठीक, जो पान को उगाते हैं पंसारी, उनको बुलाया। इससे गोंडों ने पान की खेती भी सीखी, पान कैसे उगाते हैं वो सीखा, और इससे भी इन्होंने लाभ कमाना शुरू किया। इसको भी उन्होंने व्यवसाय के रूप में शुरू किया, तो इससे भी लाभ हुआ। तो इसका जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास होना चालू हो गया। निष्कर्ष क्या हुआ कि यह व्यवस्था परिवर्तन राज्य की उन्नति में महत्वपूर्ण साबित हुई। बात क्लियर है। चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया है, इतना पर्याप्त है। तो हमने पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज चंद्र शाह के बाद हमने क्या पढ़ा? मधुकर शाह, प्रेम शाह और हृदय शाह, इनके बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग छत्र शाह के बाद जो शासक हैं उनको डिस्कस हम करेंगे। तो इतना पर्याप्त है। अगला जो वीडियो है बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।